वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आदित्य पांडे लर्नर्स। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको सादर नमस्कार। चलते हैं, आज हमें गुप्ता पीरियड को कंप्लीट करना है। आज हम गुप्ता पीरियड को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं। गुप्ता पीरियड में सबसे पहला क्वेश्चन है कि गोल्डन इरा किसे कहा जाता है। एंशिएंट इंडिया में गोल्डन इरा किसे कहा जाता है? तो गुप्ता पीरियड को एंशिएंट इंडिया का गोल्डन इरा कहा जाता है। स्वर्ण काल, प्राचीन इतिहास का स्वर्णिम काल, गुप्ता पीरियड को कहा जाता है। गोल्डन इरा यानी गोल्डन एज किसको कहते हैं? तो गुप्ता पीरियड को। सेकंड क्वेश्चन इज द 4 अश्वमेध यज्ञ जानते ही हैं। 4 अश्वमेध यज्ञ को किसने परफॉर्म किया था? 4 अश्वमेध यज्ञ को 4 अश्वमेध यज्ञ को किसने परफॉर्म किया था? तो वो कौन थे? वकाटका के राजा पार्श्वसेन फर्स्ट। प्रश्न आएगा, अश्वमेध यज्ञ को 4 बार अश्वमेध यज्ञ को किसने परफॉर्म किया था? तो वकाटक राजा पार्श्वनाथ फर्स्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन ऑफ एंशिएंट किसे कहा जाता है? एंशिएंट का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। एंशिएंट प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ठीक। गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडेशन कौन? गुप्ता डायनेस्टी को फाउंड किसने किया था? गुप्ता डायनेस्टी किसके द्वारा फाउंड की गई थी? तो विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। इन्हीं का दूसरा नाम है देवगुप्त के नाम से भी, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त के भी नाम से जाना जाता है। इसके अलावा देवर्षि और देवराजा के नाम से भी इनका वर्णन मिलता है। पृथ्व्याः प्रथम वीर यानी पृथ्वी का प्रथम वीर किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है पृथ्व्याः प्रथम वीर। और इस चीज़ की जानकारी हमें कहाँ मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति से। प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हरिसेन के द्वारा। हरिसेन कौन था? तो समुद्रगुप्त का कोर्ट पोएट था। उनका दरबारी कवि था, जिसने हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, जिसने प्रयाग प्रशस्ति लिखी। प्रयाग प्रशस्ति में इस चीज़ का वर्णन मिलता है कि पृथ्व्याः प्रथम वीर, पृथ्वी का प्रथम वीर किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त का कंपैरिजन किससे किया जाता है? नेपोलियन। समुद्रगुप्त को ही नेपोलियन ऑफ एंशिएंट कहा जाता है। प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक। शकों पर विजय किसने प्राप्त की थी? तो समुद्रगुप्त का बेटा था रामगुप्त। समुद्रगुप्त का पुत्र था रामगुप्त के ही समय में शकों ने आक्रमण किया था। रामगुप्त शकों से लड़ने में विफल रहा, वह इन्हें रोकने में विफल था। इसीलिए उसी का भाई रामगुप्त का ही भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या करके सिंहासन पर बैठता है और वह शकों से लड़ता है और शकों पर विजय प्राप्त करता है। तो शकों से विजय किसने प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक। आगे चलते हैं। हुड़ा किसके शासनकाल में आक्रमण किए थे? हुड़ों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो स्कंदगुप्त के टाइम पीरियड में हुड़ों ने आक्रमण किया था। और स्कंदगुप्त ने इस आक्रमण में विजय को प्राप्त की थी। विजयी कौन हुआ था? स्कंदगुप्त। हुड़ों का आक्रमण किसके समय में हुआ था? स्कंदगुप्त के समय में। स्कंदगुप्त ने विजय प्राप्त की थी। इन चीज़ों की जानकारी में कहाँ से मिलती है? तो भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन से हमें हुड़ों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। यह भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन कहाँ पर स्थित है? तो गाजियाबाद यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक। जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर आक्रमण किया था, उसी के बाद चांदी के सिक्के को इशू किया था। तो क्वेश्चन आता है कि चांदी के सिक्के
कब इशू हुए थे पहली बार? तो पहली बार चांदी के सिक्के गुप्ता पीरियड में इशू हुए थे। कौन इशू कराया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के पर विजय के प्राप्ति के बाद चांदी के सिक्के इशू कराया था, जो लगभग 30 से 33 ग्राम तक के होते थे। 30 से 33 ग्राम तक के होते थे। क्वेश्चन आता है फाहियान कब आया था? फाहियान भारत कब आया था? फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। सुश्रुत कौन थे? सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। सबसे पहली सर्जरी किसने की थी? तो सुश्रुत ने ही की थी। सुश्रुत एक डॉक्टर थे एंशिएंट भारत के, गुप्ता पीरियड के, जिन्होंने सर्जरी की थी। तो सर्जरी ऑफ फादर किसे कहता है? जो ऑपरेशन या सर्जरी की जाती है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, सर्जरी के जनक सुश्रुत को कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 लोग थे। 9 लोगों का एक समूह था जिसे चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न कहा जाता था। नवरत्न। उन नवरत्नों के क्या नाम है? तो सबसे पहला नाम इसमें कालिदास का आता है। सबसे पहला नाम किसका आता है? कालिदास का। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से पहला नाम कालिदास का आता है। कालिदास कौन थे? कालिदास एक पोएट थे। दूसरा नाम धन्वंतरी का आता है। धन्वंतरी क्या थे? तो धन्वंतरी आयुर्वेदा के मास्टर थे। वराहमिहिर कौन थे? वराहमिहिर जो थे वो एस्ट्रोनॉजर थे। अमर सिंह, शंकु, छपानक, वरुंची, वेताल भट्ट, घट करपरा, ये 9 लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से थे। चरक कौन थे? तो चरक फिजिशियन थे। किसके शासनकाल में थे ये? कनिष्का के टाइम पीरियड के थे। चरक किसके टाइम पीरियड के थे? तो कनिष्का के टाइम पीरियड के थे। चरक कौन थे? तो एक फिजिशियन थे। भास्कराचार्य कौन थे? भास्कराचार्य गणितज्ञ थे। गणितज्ञ के साथ साथ एस्ट्रोनॉजर भी थे और गणितज्ञ भी थे। भास्कराचार्य गणितज्ञ और एस्ट्रोनॉजर भी थे। इन्होंने मैथमेटिशियन में 4 वो दी थी, जिसमें से 2 तो हैं सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती। तो सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती ये दोनों किसकी पुस्तक हैं? किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो भास्कराचार्य के द्वारा। भास्कराचार्य कौन थे? तो मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉजर थे। किसके टाइम पीरियड के थे? गुप्ता पीरियड के थे। गुप्ता पीरियड में जो कॉइन इशू होती थी उसे क्या कहते थे? दिनार कहते थे। जो सिल्वर कॉइन इशू हुई थी उसे क्या कहते थे? रूपका कहते थे। रूपका, जो रुपया बना है, रूपका। गुप्ता पीरियड में वुमेन्स और शूद्र, जो भी लोअर कास्ट के लोग होते थे, शूद्रा और वुमेन, ये सब लोग प्राकृत लैंग्वेज यूज करते थे। और जो अपर वर्णा के लोग होते थे, अपर कास्ट के लोग होते थे, वो संस्कृत यूज करते थे। कुछ यूँ समझो जैसे आज के डेट में कोई इंग्लिश बोलता है तो लोग उसे बहुत ऊंचा समझते, बहुत अच्छा समझते, अरे इंग्लिश बहुत अच्छा बोल रहा है। उसी प्रकार हालांकि ये नहीं थी, उस समय पर संस्कृत अपर भाषा या अपर लोगों की लैंग्वेज मानी जाती थी और प्राकृत वुमेन और लोअर कास्ट के लिए मानी जाती थी। वुमेन की स्थिति अगर सबसे अच्छी एंशिएंट इंडिया में देखी जाए तो सबसे अच्छी वुमेन्स यानी महिलाओं की स्थिति सिर्फ और सिर्फ वैदिक काल में थी। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति सबसे बेहतर पाई जाती है। उसके अलावा और किसी भी जगह पर, किसी भी काल में, वैदिक काल में किसी भी टाइम पीरियड पर महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं पाई जाती जितनी वैदिक पीरियड में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुप्त काल में लैंड रेवेन्यू कितना लिया जाता था? तो 1/6 लिया जाता था। इसे क्या कहा जाता था? तो उदरांग कहा जाता था और भाग और उदरांग के नाम से जाना जाता था। लैंड रेवेन्यू जो भूमि कर लिया जाता था, कितना लिया जाता था? 1/6 लिया जाता था। इरिगेशन टैक्स, सिंचाई कर को क्या बोलते थे? तो उदक भाग। सिंचाई कर को क्या बोलते थे? उदक भाग। कैश टैक्स को क्या बोलते थे? नकदी कर को क्या बोलते थे? हिरण्य। प्रश्न आएगा हिरण्य किसे बोलते थे? गुप्त काल में हिरण्य को
हजन्य किससे संबंधित है? तो कैश टैक्स से। उदक भाग किससे संबंधित है? इरिगेशन टैक्स यानी सिंचाई कर से। उद्रांग और भाग किससे संबंधित है? तो लैंड रेवेन्यू से, भूमि कर से। कितना लगता था? 1/6 लगता था। ठीक। प्रश्न आएगा कलयवपा और द्रन्वपा। कलयवपा और द्रन्वपा ये किससे संबंधित है? तो ये लैंड मेजरमेंट से संबंधित है, भूमि के मापन से संबंधित है। ये भूमि के मापन की 2 इकाइयाँ थी, ये भूमि के मापन से संबंधित है। प्रश्न आएगा कि चेस गेम जो अभी हम लोग चेस खेलते हैं, चेस का ओरिजिन कब हुआ? तो गुप्ता पीरियड में हुआ था। उस समय पर इसे चेस ना बोल करके चातुरंग बोलते थे। गुप्ता पीरियड में इसे चातुरंग के नाम से जानते थे चेस को। सती प्रथा का साक्ष्य हमें सबसे पहले कहाँ प्राप्त होता है? सर्वप्रथम सती प्रथा का साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये ईरान इंस्क्रिप्शन से प्राप्त होता है। ईरान इंस्क्रिप्शन में हमें सर्वप्रथम सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। विक्रम संवत की शुरुआत कब से हुई थी? तो विक्रम संवत की शुरुआत 57 BC से हुई थी। इसी को कृत संवत भी कहते हैं। प्रश्न आएगा कृत संवत किसे कहते हैं? तो विक्रम संवत को ही कृत संवत कहते हैं। कृत संवत के साथ साथ मालव कृत संवत या मालव संवत किसे कहते हैं? तो विक्रम संवत को ही कृत संवत या मालव संवत कहते हैं। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो शक संवत 78 AD। गुप्ता पीरियड कब से स्टार्ट? गुप्ता काल की कब से शुरुआत थी? तो 319 AD से। ठीक, आगे चलते हैं कि महाराजा धीराज की उपाधि किसे थी? महाराजा धीराज के नाम से किसे जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज के नाम से जाना जाता है। कि महेंद्र दिव्य किसको जाना जाता है? तो महेंद्र दिव्य के नाम से कुमारगुप्त प्रथम को महेंद्र दिव्य के नाम से जाना जाता है। अब आता है दर्शन, फिलॉसफी, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन किसके द्वारा की गई? कपिल। सांख्य सूत्र किसने लिखा? कपिल। योग दर्शन किससे संबंधित है? तो महर्षि पतंजलि। इन्होंने अष्टांग योग, महर्षि पतंजलि ने ही अष्टांग योग सूत्र नामक पुस्तक में अष्टांग योग का आपको पूरा वर्णन मिलेगा। योग दर्शन किससे संबंधित है? तो पतंजलि से। पतंजलि ने योग सूत्र लिखा था। योग सूत्र में आपको अष्टांग योग के बारे में मिलेगा। अष्टांग योग कौन कौन सा? तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग हैं। इनका वर्णन कहाँ मिलता है? तो योग सूत्र में। अगला है न्याय दर्शन, किससे संबंधित है? तो गौतम ऋषि से संबंधित है। अक्षयवदा भी कहते हैं इनको। इन्होंने पुस्तक लिखी थी न्याय सूत्र। यह किस पर बेस्ड थी? तो लॉजिकल बेस्ड भी थी। लॉजिक इसमें बहुत सारे लिखे गए थे। न्याय सूत्र लॉजिक पर बेस्ड थी। मीमांसा 2 है, एक उत्तर मीमांसा, एक पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा किसके बारे में बात करता है? पूर्व मीमांसा कर्म कांडों के बारे में बात करता है, जबकि उत्तर मीमांसा ज्ञान कांड के बारे में बात करता है। मीमांसा में आप 2 देखेंगे, एक पूर्व मीमांसा, एक उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा कर्म कांडों के बारे में बात करता है, उत्तर मीमांसा ज्ञान कांड के बारे में बतलाता है। वैशेषिक का संबंध किससे है? कणाद से। महर्षि कणाद थे। महर्षि कणाद ने ही एटम की खोज की, अणु की खोज की। यहीं से फिजिक्स की स्टार्ट होती है। अणु की खोज किसने की? तो महर्षि कणाद ने की थी। यहीं से फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान की शुरुआत होती है। वेदांता का अभिप्राय किससे है? वेदांता 6 फिलॉसफी थी, जिसमें एक 6ठी फिलॉसफी वेदांता है। इंड ऑफ वेदा, वेद के अंत में लिखी गई चीज़ों को वेदांता कहते हैं। 6 फिलॉसफियाँ थी। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा में 2, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वैशेषिका और वेदांता।
ये 6 फिलॉसफी हैं दर्शन। हर्षचरित, हर्षवर्धन के बारे में लिखी गई हर्षचरित नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? बाणभट्ट, लेखक या रचयिता। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हड़। कोई पोएट होती है तो उसके कवि होते हैं पुस्तक के राजतरंगिणी, पुस्तक के लेखक। तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हड़। प्रश्न आता है ह्वेन-त्सांग किसके काल में आया था? ह्वेन-त्सांग हर्षवर्धन के काल में आया था, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आया था ह्वेन-त्सांग। ह्वेन-त्सांग की लिखी गई पुस्तक, उसका यात्रा वृत्तांत था ष्यू यू की। ष्यू यू की के लेखक कौन है? किसके द्वारा लिखी गई? तो ह्वेन-त्सांग के द्वारा लिखी गई थी। मथुरा, मथुरा फेमस था किसके लिए? कॉटन के लिए। किसके टाइम पीरियड में? बनारस किस चीज़ के लिए फेमस था? सिल्क की साड़ियों के लिए। बनारस किसके लिए फेमस था? तो सिल्क की साड़ियों के लिए। मथुरा किस चीज़ के लिए फेमस था? तो कॉटन के लिए फेमस था। किस टाइम में? गुप्ता पीरियड में, गुप्ता पीरियड में। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? तो गुप्ता पीरियड में। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में। नालंदा यूनिवर्सिटी के डिस्ट्रॉय यानी इसके नष्ट किसने किया था और कब किया था? तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगाई थी 1193 AD में। नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने 1193 में। ठीक। अगला है शंकराचार्य। शंकराचार्य को आप जानते होंगे। प्रश्न आता है अद्वैताद्वैत का संबंध किससे है? तो शंकराचार्य से। अद्वैत वेदांता, अद्वैत वेदांता मतलब सिर्फ एक, उसके अलावा और कोई दूसरा नहीं। अद्वैत, जिससे समान कोई दूसरा ना हो। इनका जन्म, शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कलादी में हुआ था। कलादी, कलादी कहाँ पर है? केरला में। शंकराचार्य का जन्म कलादी केरला में हुआ था। इनका दूसरा नाम शंकर भी है, इन्हें शंकर के नाम से भी जाना जाता है। इनके 4 रिलीजियस सेंटर हैं। कहाँ कहाँ? श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका, ज्योतिर्मठ। श्रृंगेरी कहाँ है? कर्नाटका में। पुरी कहाँ है? उड़ीसा में। द्वारका गुजरात में। ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में। चारवाक दर्शन, चारवाक दर्शन का एक दूसरा नाम है लोकायतन दर्शन। लोकायतन दर्शन किसे कहते हैं? तो चारवाक दर्शन को ही लोकायतन दर्शन कहते हैं। चारवाक दर्शन किस पर बेस्ड था? तो यह मैटेरियलिस्टिक आइडियोलॉजी पर बेस्ड था। यह मैटेरियलिस्टिक आइडियोलॉजी पर बेस्ड था। चारवाक दर्शन कहता है लिव वेल इवन बाई बोरोइंग, सुख से जियो, चाहे आपको उधार लेकर ही जीना पड़े यार, लेकिन आप सुख से जियो। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर घी पियो। ये कहनाई थी चारवाक दर्शन की। विशिष्टाद्वैत का संबंध किससे है? तो रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य का संबंध विशिष्टाद्वैत के, वो कौन है? रामानुजाचार्य। ये विशिष्टाद्वैत वेदांता का ही एक ब्रांच है। वेदांता की एक प्रमुख ब्रांच थी विशिष्टेतरद्वैत। और इनका संबंध, विशिष्टाद्वैत का संबंध किससे? इसके जनक कौन है? रामानुजाचार्य। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन जब साउथ की ओर बढ़ रहा था तो उसे किसके द्वारा रोका गया था? पुलकेशिन के द्वारा, पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। हर्षवर्धन जब अपने मार्च में, अपने युद्ध में बढ़ता जा रहा था साउथ की ओर, तो उसे नर्मदा रिवर के पास में, कर्नाटका में नर्मदा रिवर के पास में किसके द्वारा रोका गया था? चालुक्य के द्वारा। चालुक्य के क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को दक्षिण में की तरफ बढ़ने से रोका था। कहाँ पर? कर्नाटका रिवर के पास में, नर्मदा रिवर के पास में, कर्नाटका में।
इस चीज़ की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो इस चीज़ की जानकारी हमें आईहोल इंस्क्रिप्शन से प्राप्त होती है। आईहोल इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन द्वितीय, इसको लिखा किसने था? तो हेनशांग ने। हेनशांग के द्वारा लिखी गई आईहोल इंस्क्रिप्शन में पुलकेशिन द्वितीय के बारे में यह जानकारी मिलती है कि हर्षवर्धन जब साउथ की ओर बढ़ रहा था तो उसे चालुक्य के राजा पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा नर्मदा नदी के तट पर, जो कि कर्नाटका में है, कर्नाटका के पास, यहीं पर उसे रोक दिया गया था, यानी यहाँ पर उनसे लड़ाई की गई थी। तो इस प्रकार से हमारा आज पूरा कंप्लीट होता है हमारा गुप्ता पीरियड। आगे हम कल देखेंगे। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।